आज का जो वर्क है रैपिड स्केचिंग के ही बहुत बड़ा ये एक मतलब ट्रैप है एक तरह से कह लो कि टाइम बाउंडेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है तो यही एक इजी उपाय है कि आप उस जहाँ पे भी अगर आप फंस रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं आपको पता है इस लेवल को अचीव करने में मुझे 3 साल लग गए। बट इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम किया, अपने सब्जेक्ट को एक आर्टिस्ट के नजरिए से कैसे देखना है, कैसे अपने सब्जेक्ट को लाइंस एंड शेप्स में सिंप्लीफाई करना है। अगर आप भी डीपली इन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस ड्रॉ एंड शेड पोर्ट्रेट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाला है 4 फरवरी को। हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड वैल्यू के ऊपर तो हम काम करना सीखेंगे ही नहीं, साथ ही साथ फेशियल प्लेन्स के ऊपर काम करने वाले हैं, जो फेशियल फीचर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करने वाले हैं। चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल को एक साथ कैसे कंट्रोल करना है विथ क्लासिकल अप्रोच, इन सारी चीजों के ऊपर हम डीपली स्टडी करेंगे। तो फिर देर किस बात की गाइस, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डीएम मी राइट नाउ, क्योंकि लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल एंड रजिस्ट्रेशन विल क्लोज सून। तो हरी अप गाइस, लेट्स मीट इन द क्लास। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वर्क है वो आज भी रैपिड स्केचिंग के ही ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेफरेंस मैंने लिया है, ये इसमें 3 फिगर्स हैं, तो इसी को हम आज पूरा स्केच करने वाले हैं। बिल्कुल रैपिड स्केचिंग की तरीके से करेंगे और मतलब रैपिड स्केचिंग तो है बट थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा शेडिंग नहीं कह सकते, मतलब रेंडरिंग और थोड़ा सा डार्क और लाइट के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो ये पूरे वर्क को करने में मुझे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जो तरीका होता है रैपिड स्केचिंग करने का, हम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, हमें उसके इंप्रेशन को कैप्चर करना है। बिल्कुल फेस मैच कराने का कोई गोल नहीं है मेरा यहाँ पे, जैसे कि हर बार होता है रैपिड स्केचिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो फिगर है उनके एंगल को देखा और कर्व लाइन में उन सभी के एंगल को एक रिदमिक जेस्चर कह सकते हैं कि इस बॉडी का क्या एक रिदम किस तरीके से फॉलो हो रहा है, पूरे फिगर में क्या एक रिदम है, उस चीज़ को मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी और उसकी प्लेसमेंट कर ली मैंने। ठीक है, हैंड की और पूरे फिगर का जो एंगल है वो किस तरीके से टर्न्ड है उसको एक कर्व लाइन में पहले मैंने दिखा दिया। और जैसे फेस है तो फेस के लिए मैंने एक सर्कल बना दिया, पूरे बॉडी के लिए जो रिबकेज का पार्ट होता है उसके लिए मैंने एक ओवल बनाया, फिर नीचे पेल्विक का जो पार्ट है उसके लिए एक ओवल बनाया और फिर सबसे पहले तो एंगल कर्व को एक एंगल में दिखा दिया, फिर उसके बाद ओवल बनाया, हैंड के लिए एक ओवल बनाया। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करना है ताकि आपको एक प्लेसमेंट मिल जाए कि जो आपका जो भी फिगर है उसके सभी पार्ट की प्लेसमेंट कैसे करनी है। तो स्टार्टिंग में मैंने बस एक रफ आइडिया लेने के लिए, मतलब आप इसको एक कंपोजिशन कह सकते हैं, ताकि कोई भी पेज के बाहर ना चला जाए, कोई भी एक पार्ट बहुत बड़ा ना हो जाए, इस तरीके से प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फेस को बनाने के लिए जब इस छोटे से फिगर्स के ऊपर, मतलब छोटे छोटे एरिया में जब हम इस तरीके से रैपिड स्केचिंग करते हैं तो यहाँ पे जब फिगर का जो फेस बनाने का जब बात आता है तो या तो आप फिगर को अगर आप मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या गोल लेकर चल रहे हैं, जैसे कि किस लेवल तक के चीज़ों को आपको कैप्चर करना है। तो जैसे अगर हम सिर्फ जेस्चर स्टडी करेंगे तो आप फेस को ना भी बनाए तो चलेगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीप जाऊँगी तो इसलिए मैं यहाँ पे फेस को हल्का सा, बहुत ज़्यादा एकदम से आईज नोज माउथ इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस स्टार्टिंग में नहीं करना है। जैसे स्टार्टिंग में अभी मैंने बस उसकी प्लेसमेंट कर लिया। तो इस तरीके के फिगर को अगर आपको करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको लुम्बिस हेड को बहुत ही अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि उसके डिफरेंट एंगल में किस तरीके से हम सारी चीज़ों की प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लुम्बिस हेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस है वो, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों में लगता है हमें कि यार लुम्बिस हेड तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्या सीखेंगे, उसके बिना भी हम कर लेंगे, लेकिन वो एक तरीके से सबकॉन्शियसली वर्क करती है हमारे माइंड में। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने अगर उसकी स्टडी करी होगी तो वो चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो जाएंगी ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, रैपिड स्केचिंग इस तरीके से करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आपने मतलब अगर फेस की बात करें तो अगर इस तरीके से अगर रैपिड स्केचिंग करनी है तो। ठीक है, तो उसकी प्लेसमेंट मैंने देख ली, आईज नोज माउथ इन सारी चीज़ों की प्लेसमेंट मैंने देख ली। ठीक है, अब उसी के हिसाब से
फिर आपने देखा यहाँ पे बेबी का जो फेस है उसका प्लेसमेंट मैंने थोड़ा सा नीचे किया था। तो स्टार्टिंग में जो हम प्लेसमेंट करते हैं, जो भी एक जैसे मैंने सर्कल बनाया था, ओवल बनाया था, तो वो सारी स्टार्टिंग में बस एक आइडिया लेने के लिए मैंने किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब जैसे मैंने मदर का फेस बनाया यहाँ पे, तो जो बेबी का फेस है वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नीचे हो गया है, तो उसको मैंने चेंज करके उसको मैंने फिर उसको सही जगह पे किया। मतलब आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डिटेलिंग में थोड़ा फंस रही थी फेस पे बेबी के, ठीक है। मुझे लगा कि थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो फिर मैंने उसको मिटा के ठीक किया। फिर तो लगा कि नहीं, थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया है, तो मैंने उसको ठीक किया। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए, जब आपको लगे कि आप एक ही चीज़ में अटक रहे हो, तो आप उस पोर्शन को छोड़कर दूसरे पोर्शन पे स्टार्ट करें, ठीक है। ये बहुत बड़ा ये एक मतलब ट्रैप है एक तरह से कह लो कि मतलब हम अटक जाते हैं डिटेलिंग में, ठीक है। तो इसीलिए टाइम बाउंडेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें इस टाइम में कंप्लीट करना है, तो उसका यही एक रीज़न है कि आपको डिटेलिंग में नहीं फंसना है। जब भी आप कुछ किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आप जब से कुछ काम करो, तो ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, नहीं ये बहुत डार्क हो गया, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, अरे नहीं ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ थोड़ा इस साइड में होना चाहिए, मतलब इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो ऐसा जब आपको लगे कि नहीं बार बार आप कर रहे हो और तो भी वो सही नहीं हो रहा है, तो आप उस पोर्शन को छोड़कर दूसरे पोर्शन पे आ जाओ, ठीक है। तो यही होता है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो माइंड है वो उस आपको टाइम मिल जाएगा, और उस पोर्शन पे फिर जब इधर सेकंड पार्ट में जब आपने किया, जब इस पोर्शन को आपने कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद आप उस पार्ट पे स्विच हो सकते हो। तो उससे क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन जो है ना वो थोड़ा उसको टाइम मिल जाता है समझने के लिए, वो और सबकॉन्शियसली वो चीज़ों को सही कर लेता है। फिर बाद में जब आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हो तो वो चीज़ सही हो जाती है। यही चीज़ हुआ है मेरे लेग के साथ भी, बेबी के लेग के साथ भी यही चीज़ हुआ था मेरे साथ। थोड़ा सा डिटेलिंग में फंस रही थी मैं यहाँ पे, तो यही इसका एक ईज़ी उपाय है कि आप उस जहाँ पे भी अगर आप फंस रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप उस पोर्शन को छोड़कर दूसरे पार्ट पे स्विच करो। फिर उसके बाद दोबारा से आप उस चीज़ पे आके उस चीज़ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैंने यहाँ पे फेस, बेबी का जो फेस है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, तो मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे कि यार अब मैं इसके ऊपर अटकूंगी तो फिर मैं अटकी रह जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, फिर बाद में उसको मैं ठीक करूंगी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लेग के ऊपर काम कर रही हूँ थोड़ा बहुत जैसे, और हाँ कर्व लाइन के ऊपर आपका अच्छे से बिल्कुल पकड़ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो कर्व लाइन को इम्प्रूव करने के लिए वही है, आपको हमेशा अपने हैंड को पेज पे, पहले भी मैंने रैपिड स्केचिंग की बहुत सारी सीरीज़ निकाली थी, तो उसमें भी मैंने अच्छे से बताया था कि जैसे अगर आपको कर्व लाइन अगर आपको अच्छी करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है, एक रिदमिक कर्व लाइन डालनी है, तो आपको पहले से पेपर पे सर्कल, ओवल, एस कर्व, सी कर्व, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तभी जाकर आपका वर्क जो है इस लेवल पे अच्छा बनेगा, है ना। एक आप कर्व रिदमिक लाइन आप खींच पाओगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे लेग के ऊपर मेरा काम है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कर्व पे किस तरीके से, पहले तो मैंने लेग के लिए भी एक ओवल बना लिया, उसकी प्लेसमेंट कर ली कि हाँ इतना बड़ा इसका होना चाहिए और इसका एंगल क्या होना चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसी के ऊपर आपको छोटे छोटे कर्व्स में आप इसमें फिर वेरिएशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन वाले में करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। और हाँ अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, प्रोपोर्शंस अगर नहीं आ रहे हैं, तो इसी की आप स्ट्रेट लाइन वाली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो बोलोगे तो वो भी मैं डाल दूंगी, वैसे मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं ऑलरेडी, आप वहाँ पे भी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे टू वैल्यू की स्टडी भी कर रही हूँ, जैसे लाइट के डायरेक्शन को देख रही हूँ, जो पार्ट हमारा शैडो में जाएगा उस पार्ट को मैंने ऐसे ही रेंडरिंग के अकॉर्डिंग जैसे सिंपल रेंडरिंग करके फिल कर दिया, है ना। और बाकी जो लाइट पार्ट है उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो दूसरा लेग का पार्ट था ये मुझे गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि चलो उसको छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उससे मैंने उसको मिटा के फिर जो दूसरा वाला लेग है उसके अकॉर्डिंग उसमें और दूसरे वाले दोनों लेग के बीच में जो लेंथ है उसको मैंने देखा कि किस कर्व लाइन के में आ रहा है, तो वहाँ पर मैंने एक कर्व लाइन डाली और फिर उसके अकॉर्डिंग सेट किया, फिर उसका एंगल सेट किया, मतलब उसको दोबारा से उसको मैंने ठीक किया, है ना। तो यही चीज़ है, आपको डिटेलिंग में नहीं फंसनी है। जो भी जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो उस चीज़ को आप छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में फिर उस चीज़ को आप सेट करो। पहले मैं करती तो हो सकता था मुझे वो लाइन का आइडिया नहीं आता और मैं उसी में लगी रहती और भी गड़बड़ होता चला जाता। तो इसीलिए यही चीज़ है कि आप उस पार्ट को छोड़ के आगे बढ़ें, फिर बाद में आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेलिंग में बस नहीं फंसना है।
है ना। तो इसी तरीके से आपको ये वर्क करना है। अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, है ना। इस टाइप के रेफरेंस आपको पिंटरेस्ट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये तो ओल्ड मास्टर के वर्क हैं। ओल्ड मास्टर के वर्क को जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो ओल्ड मास्टर के वर्क में इस टाइम की जो भी पेंटिंग्स होती थी, इसमें लाइट एंड शेडो का बहुत बड़ा एक मतलब बहुत उस टाइम पे आर्टिस्ट जो लोग थे वो बहुत अच्छे से स्टडी करते थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट का डायरेक्शन और ये सारा जो ड्रामा क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियल लाइट का, ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब बिल्कुल अपीलिंग है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप लाइट एंड शेडो को इस तरीके से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के रेफरेंस को मैंने चुना कि, और मैंने इस टाइप से जो भी रैपिड स्केचिंग करी है थोड़ा डीप में इसलिए करी हूँ क्योंकि यहाँ पे पहला तो जो जेस्चर है वो एक रिदम को दिखाने के लिए बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है, और दूसरा है कि लाइट एंड शेडो को आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं एक ड्रॉ एंड शेड पोर्ट्रेट जो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लोग कर लो जल्दी से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जल्दी ही क्लोज़ होने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड कि हम क्या सीखने वाले हैं, तो मैं बता देती हूँ कि वैसे तो मैंने बता रखा है पहले भी, लेकिन मैं फिर से यहाँ बता देती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक से फ्री हैंड पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से शेडिंग करना है, और वो सारी चीज़ें, एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को किस तरीके से हमें पेंसिल से शेड करना है विद चारकोल पेंसिल एंड ग्रेफाइट पेंसिल, इन दोनों को मिक्स करके किस तरीके से बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। बिल्कुल हम लोमेस हेड से स्टार्ट करेंगे और प्लेन्स की भी स्टडी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस करेंगे, वैल्यू के ऊपर काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी पोर्ट्रेट को सीखने में जो बेसिक जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, बेसिक जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप बहुत स्टार्टिंग लेवल से बिल्कुल अच्छे से डीपली सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हरी अप गाइस, देर किस बात की, जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में जानना है आपको, तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, आपको मेरा ये वर्क आज का कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। और इसी तरीके से प्रैक्टिस भी करना, है ना। और मैं एक फ्री 30 डेज़ चैलेंज भी स्टार्ट कर रही हूँ रैपिड स्केचिंग का। इसी तरीके से अगर आपको रैपिड स्केचिंग करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। वहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस तरीके से रैपिड स्केचिंग 30 डेज़ का। या तो हम डेली करेंगे या ऑल्टरनेट डेज़ पे करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हम साथ में करेंगे तो हम एक साथ कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी बहुत होगी, है ना। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे, आप करना मुझे कांटेक्ट, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगी आपको, ठीक है। तो गाइज़, आपको ये मेरा वर्क कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आर्ट की बेसिक फंडामेंटल लेवल पे, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लेवल से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं और आगे भी डालती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।